नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं हमारी लेखक मंडली की वरिष्ठ साहित्यकार और हमारे अभिभावक स्वरूप निशी पालसुरी जी की लिखी कहानी स्वप्न और संस्कार। आज गुप्ता परिवार में अनोखा माहौल है। इस परिवार की तीसरी बेटी लता को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। नगर के व्यापारी समुदाय में प्रतिष्ठित यह परिवार, जहां अपने वैभव और समृद्धि के लिए जाना जाता है, वहीं अपने सुसंस्कारों, सदाचार और सच्चरित्र के लिए भी प्रसिद्ध है। 4 भाइयों का संयुक्त परिवार अपनी एकता और परस्पर प्रेम के कारण समाज में मिसाल बना हुआ है। छोटों के प्रति स्नेह, बड़ों के प्रति आदर सम्मान एवं अतिथियों अभ्यागतों का सत्कार इस परिवार की विशेषता है। लक्ष्मी की असीम कृपा के साथ साथ सरस्वती के प्रसाद से भी गुप्ता परिवार संपन्न है। धन द्वारा उपलब्ध होने वाले सारे सुख साधन और ऐश्वर्य से भरपूर सामग्रियां विद्यमान है इस घर में। वहीं श्रेष्ठ शिक्षा के फल स्वरूप धन के साथ आने वाला कोई भी दुर्गुण यह चौखट नहीं लांघ सका। बड़ी 2 बेटियों के विवाह ऊंचे व्यापारी परिवार में हो गए हैं और वे अपने अपने जीवन में सुखी और खुश हैं। पर जब छोटे चाचा कैलाश ने लता के लिए कैप्टन प्रदीप की बात चलाई तो प्रायः सभी ने इसका विरोध किया। ऐसा कैसे हो सकता है? ताऊ जी ने झल्ला कर कहा। भला हमारे घर की बेटी किसी नौकरी वालों के घर कैसे जाएगी? अरे नाजों से पली हमारी बेटी उस फौजी के साथ कैसे गुजारा करेगी? लता की माँ बीच में ही बोल बैठी। भाई छोटे, यह बात तेरे मन में आई कैसे? ताई जी ने जरा गुस्से से कहा। उसकी तनख्वाह ही कितनी होगी, ऊपर से हर वक्त लाम लड़ाई का खतरा। ना ना भैया, ये ना हो सकेगा। परंतु लता के पिता की चिंता कुछ और ही थी। क्या कहते हो कैलाश, हमारी सीधी सादी सी लड़की को वह फौजी अफसर भला क्यों कर पसंद करेगा? निराश से हो चले कैलाश को कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि वे यह बात बड़ी सफाई से सबसे छिपा गए थे कि एक फंक्शन में प्रदीप लता को देखकर पसंद भी कर चुके थे और उन्होंने ही एक मित्र के माध्यम बनाकर कैलाश के पास भेजा था। इसलिए साहस कर बोले, भाई जी आप एक बार लड़के से मिल तो लीजिए, फिर देखा जाएगा। उनको पूरा विश्वास था कि अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और मधुर स्वभाव से प्रदीप किसी का भी मन मोह सकते हैं। वो खुद मिल जो चुके थे प्रदीप से, और हुआ भी ऐसा ही। सबने कैलाश का समर्थन किया और ताऊ जी, पिताजी और भैया प्रदीप से जब मिले तो इतने प्रभावित हुए कि 2 दिन बाद ही उन्हें सपरिवार चाय पर आमंत्रित कर आए। वे उन्हें जल्द से जल्द अपना लेना चाहते थे। इस खबर से घर भर में हलचल मच गई। ऐसा पहली बार हो रहा था, इसलिए सभी अपने अपने ढंग से तैयारी में जुट गए। फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में देखे दृश्यों के आधार पर सब व्यवस्था हो रही थी। हरेक का यही प्रयास था कि कोई कमी न रह जाए। सब और व्यस्तता और उत्साह का माहौल था, जिसमें थोड़ा डर का पुट भी था कि पता नहीं क्या होगा। परंतु लता के मन में लड्डू फूट रहे थे। यूनिफॉर्म में सुसज्जित, अनुशासित जीवन जीने वाले स्मार्ट फौजी अफसर सदा ही उसे प्रभावित और आकर्षित करते रहे हैं।
ऐसे ही एक पुरुष की कामना उसने अपने जीवन साथी के रूप में की थी, परंतु यह कामना मन की गहराई में स्वप्न बनकर ही रह गई थी। परिवार की मर्यादा और संस्कार ने सदा उन सपनों पर अंकुश लगाए रखा। आज कैलाश चाचा लता को ऐसे देवदूत से लग रहे थे जो बिना बताए ही उसके सपनों के साकार होने का संदेश लेकर आए थे। निश्चित दिन और समय पर प्रदीप अपने पिता रघुनाथ जी, माता सुशीला जी तथा छोटी बहन विभा के साथ वहां पहुंचे। गुप्ता परिवार ने बड़े उत्साह और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। मध्यम वर्ग के परिवार की आंखें यहाँ का वैभव देख खुली की खुली रह गई। विशाल भवन, कीमती फर्नीचर, रेशमी पर्दे, देश विदेश के बेशकीमती सजावटी सामान, सब कुछ उनके लिए सपने के समान था। रघुनाथ जी गंभीर प्रकृति और मितभाषिता के कारण अपने भावों को छुपा गए, पर सुशीला जी की खुशी और आश्चर्य छुपाए न छूटते थे। विभा तो मानो स्वप्न लोक में पहुंच गई थी। वास्तविकता से अनभिज्ञ सुशीला जी बार बार सोच रही थी कि मौका मिले तो प्रदीप से कहेगी, बेटा प्रदीप, लड़की अगर 19-20 भी हो तो हाँ कर देना। ऐसे घर की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। औपचारिक परिचय के बाद शीघ्र ही सब घुल मिल गए। प्रदीप ने तो छोटे बड़े सभी का मन मोह लिया था। लता यद्यपि असाधारण सुंदरी न थी, तथापि उसे नापसंद करने का कोई कारण भी कभी किसी को नहीं मिल सकता था। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की लाली ने उसकी स्वीकृति भी स्पष्ट कर दी थी। फिर भी दोनों की इच्छा जानने के लिए ताई जी ने कहा, बेटी लता, प्रदीप को अपना घर नहीं दिखाओगी? लता ने नीची नज़र से प्रदीप की ओर देखा। अभी तक चुप बैठी विभा चहक कर उठ खड़ी हुई। हम भी घर देखेंगे। पर प्रदीप, जो लता के भाई बहनों से घिरा बैठा था, बोला, घर भी देख लेंगे ताई जी, अब तो आना जाना होता ही रहेगा। तो हम बात पक्की समझें? ताऊ जी ने उतावली से पूछा। जी हाँ, पक्की, बिल्कुल पक्की। किसी के बोलने से पहले ही सुशीला जी बोल पड़ी। हमारी तरफ से एकदम पक्की। वे यह रिश्ता किसी हाल में खोना नहीं चाहती थी। मुबारक हो, बधाई हो की आवाज़ों से कमरा ही नहीं सारा घर गूंज उठा। ताऊ जी लपक कर भीतर गए और सोने की 2 गिन्नियाँ ले आए और प्रदीप को देने लगे। यह क्या? प्रदीप ने हाथ खींचते हुए कहा। शगुन है तुम्हारा बेटा, अब हम तुम्हें खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे। गिन्नियाँ देखकर सुशीला जी की आंखों की चमक और भी बढ़ गई और सबकी नज़रें बचाकर वे अपना पर्स खोलने लगी उन्हें रखने के लिए। परंतु प्रदीप ने कहा, मैं इन रस्मों रिवाजों को नहीं मानता। न मैं और ना मेरे घर वाले कुछ लेंगे। बस आप सबका प्यार बहुत है हमारे लिए। सुशीला जी का दिल टूट गया, गुस्सा भी बहुत आया, पर विवश थी। सोचा घर जाकर बेटे को समझा देंगी और शादी में सारी कसर पूरी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ रघुनाथ जी ने गड़बड़ कर दी। देखिए साहब, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक कहता है। हम लेन देन में विश्वास नहीं करते और शादी भी हम सादगी से ही करना चाहते हैं। सुशीला जी के मन की गहराई में कहीं यह बात भी आ गई कि इसी तरह बिना लिए दिए सादगी से कहीं विभा का विवाह भी ऐसे ही किसी परिवार में हो जाता तो। सुशीला जी का खून खौलने लगा। वे तो कल्पना में इस घर जैसा ही सब कुछ अपने घर में भी देखने लगी थी।
जो उन्हें विवाह में मिलने वाला था। पर मजबूरी थी। रघुनाथ जी ने बड़ी कुशलता से स्थिति को संभाल लिया था, क्योंकि वे जानते थे कि लाख प्रयत्न करके भी वे इस परिवार का मुकाबला नहीं कर सकते थे। सो सादगी और आदर्शों का मुखौटा पहन लेना ही सबसे उचित कदम था। लता के घर वाले इस सब से बहुत प्रभावित हो गए। लता तो प्रसन्नता और गर्व से फूली नहीं समा रही थी। ऐसा आदर्श परिवार और मनचाहा वर पाकर तो वह अपने सौभाग्य पर झूम झूम उठी। जब प्रदीप के परिवार वालों ने जाना चाहा तो कैलाश उनको अपनी कार में छोड़ने गए। शहर के उस भाग में जहां अधिकांश मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, पहुंचकर कैलाश को लगा कि कहीं लता के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। उन्हें कुछ कुछ अपराध बोध होने लगा। अगले ही पल प्रदीप के स्वभाव और अपने परिवार की शिक्षा और संस्कारों पर भरोसा करके आश्वस्त हो गए। जल्द ही गुप्ता परिवार की प्रतिष्ठा और मर्यादा के अनुरूप विवाह संपन्न हुआ। प्रदीप के पिताजी की बात का सम्मान करते हुए कुछ लेन देन नहीं हुआ। गुप्ता परिवार की शान बान तो विदित थी ही, रघुनाथ जी के आदर्शों और उदारता की भी सब भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। सुशीला जी अंदर ही अंदर जलती भुनती हुई ऊपर से सबके साथ खुशी का दिखावा करती रही। विदा के समय लता सबसे मिलकर बहुत रोई, पर अपने सपने सच होने की प्रसन्नता और उत्साह भी मन में था। जब ससुराल पहुंची तो एक झटका सा लगा, क्योंकि जिस घर में वह पली बढ़ी थी और जैसे घर के सपने देखते आई थी, यह घर तो जरा भी वैसा न था। तब सोचा, मुझे कौन सा यहाँ रहना है। 2-4 दिनों की ही तो बात है। 2-3 दिन तो परिवार के रीति रिवाज निभाने और लोगों से मिलने मिलाने में ही निकल गए, और फिर वे दोनों हनीमून के लिए चले गए। सपनों के आकाश से जब लौटे तो कठोर धरती से पांव टकराए। 2 दिन बाद उसे अपने पिया के साथ अपने घर यानी प्रदीप की पोस्टिंग पर जाना था। मन में अनेक उमंगे, आंखों में रंगीन सपने और कल्पना में एक सजा संवरा सुंदर सा घर। लेकिन दिल को एक आघात सा लगा जब भीतर के कमरे से मांझी को कहते हुए सुना, बेटा, वहाँ से तो कुछ आया नहीं और तुमको अपनी गृहस्थी बसानी है। कुछ जरूरी सामान यहीं से ले जाओ। क्या हुआ माँ, अगर वहाँ से कुछ नहीं आया? हम धीरे धीरे सब बना लेंगे। फिर हम ही ने तो लेने से इनकार किया था, प्रदीप ने बड़ी शांति से उत्तर दिया। सुनकर लता को बहुत बुरा लगा। मन हुआ जाकर कह दे, मेरे पिताजी ने तो सब सामान बनाकर रखा हुआ था और देना भी चाहते थे, आप ही ने तो सब सामान मना कर दिया था। पर तभी माँ के शब्द याद आ गए, बेटा, कभी भी किसी बात को अच्छी तरह समझे बिना भड़क उठना ठीक नहीं होता। जब कोई बात अच्छी न लगे तो जवाब देने से पहले कहने वाले की जगह खुद को रख कर देखो। यह बात उन्होंने किसी अन्य प्रसंग में किसी अवसर पर कही थी, लेकिन लता को लगा कि आज भी यह बात कितनी सच और सार्थक है। ठीक ही तो कहती है माँ जी, और वह वहाँ से टल गई। जब प्रदीप के साथ उसके फ्लैट पर पहुँची तो झूम उठी, यह मेरा घर है, इसे मैं अपनी पसंद से सजाऊंगी, संवारूंगी। शुरू के कुछ दिन तो मौज मस्ती से भरे थे। जब पार्टियां, पिकनिकों और घूमने फिरने के दौर खत्म हुए और सचमुच घर बनाने का अवसर आया तो दोनों को आटे दाल का भाव मालूम होने लगा।
जब मनपसंद पर्दे, फर्नीचर आदि की लिस्ट बनी और खर्च का अनुमान लगाया तो सब आकाश छूने वाला था। मन मारकर निश्चित किया कि थोड़ा थोड़ा करके बना लेंगे। फिर तो हर दिन लिस्ट बनती और बदलती। कभी कभी तो खिज उठते दोनों, पर एक बिंदु पर दोनों ही सहमत थे कि ऊंचे आदर्शों के निर्वहन का कुछ तो मूल्य चुकाना ही पड़ता है। पंछियों के घोंसले की तरह एक एक तिनका जमा कर वे अपना घर बनाने लगे। बड़े प्यार से बनते हुए इस घर में बहुत प्रसन्न थे वे। तभी एक वज्रपात सा हुआ। मुख्यालय से आदेश आया कि प्रदीप को अपनी यूनिट के साथ युद्धाभ्यास के लिए जाना है। यह एक नियमित अभ्यास था और इसमें कोई खतरा भी नहीं था, पर जाना तो था ही। लता को छोड़ना तो मुश्किल था ही, यह भी प्रश्न था कि उसके जाने के बाद वह रहेगी कहाँ। अगर वह अपने मायके में रहेगी तो माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा और माँ जी के पास रहने में लता को तकलीफ होगी। जब लता से बात की तो बड़ी सरलता से वह बोली, और कहीं रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं माँ जी के पास ही रहूँगी। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। अब मौका मिला है तो उसका फ़ायदा उठाऊँगी। प्रदीप को बड़ी राहत और खुशी मिली। उसे माँ के पास छोड़कर प्रदीप चला गया। मन उदास होते हुए भी लता ने हंसकर उसको विदा किया। लता बड़े शौक से आ तो गई, लेकिन उसे लगा कि यहाँ रह पाना इतना आसान भी नहीं है। काम करने का अभ्यास न होने के कारण रोज ही किसी न किसी काम में कोई गलती हो जाती। हर बार वह निराश हो जाती और माँ जी उलाहना देने का कोई भी मौका नहीं चूकती। विभा उसकी अच्छी सखी बन गई थी। हर काम में मदद तो करती ही, माँ जी को भी हमेशा समझाने की कोशिश करती कि भाभी नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएंगी। लता ना तो कभी नाराज होती ना निराश। हौले से मुस्कुराकर सब सुन लेती और अगली बार और अच्छा करने का प्रयास करती। उसकी इस आदत से सुशीला जी का मन उसके प्रति कुछ नर्म पड़ने लगा, पर मन का आक्रोश था कि कभी कभी सिर उठा ही लेता। एक दिन वह आक्रोश मुखर हो उठा और तो कुछ नहीं, बस रघुनाथ जी से उलझ पड़ी। अब तो विभा की भी चिंता होने लगी है। क्यों? चिंता की क्या बात है? उसकी शादी भी तो करनी है। हाँ करनी है, पर इसमें चिंता की क्या बात है? क्या क्या सोचा था। फ्रिज, रंगीन टीवी और सारा सामान जो आजकल होता है सब दूंगी उसे। तो कौन रोकता है तुम्हें? रोकेगा कौन? सोचा था प्रदीप का विवाह इतने बड़े घर में हो रहा है, वो जो कुछ देंगे उससे विभा का विवाह शान से करेंगे। दोनों को मालूम नहीं था कि लता उनकी बातें सुन रही थी। सुनकर उसे बड़ा आघात लगा। वह कुछ बोलती कि तभी पिताजी का स्वर सुना। क्या कहती हो? बार बार यह कहना कि कुछ नहीं दिया। हम ही लेना नहीं चाहते थे तो देते क्यों? हम क्या भिखारी हैं जो उनके दिए सामान से अपनी बेटी की शादी करेंगे? इतनी शांत सुशील बहू मिली है, हमारे लिए यह कम खुशी की बात है क्या? जो विवाह की तकदीर में होगा उसे भी मिल जाएगा। अब कभी ऐसी बात न करना। हाँ, यह तो आप ठीक कहते हैं, इतने बड़े घर की लड़की, लेकिन जरा भी मान गुमान नहीं। पर इसके पहले कि वे कुछ और कहती, लता सामने आ गई और बड़ी शालीनता से बोली, माँ जी, पिताजी, आप विभा की शादी की चिंता मत करिए। हम सब मिलकर उसका विवाह बहुत अच्छी तरह करेंगे। वह कैसे? अचानक उसके आ जाने से दोनों चौंक गए
और सुशीला जी पूछ बैठी, मेरे जेवर तो पड़े ही हैं, सब दे दीजिए। पिताजी ने मेरे लिए सारा सामान बनवा कर रखा है, हम ले आएंगे और विभा की शादी में दे देंगे, बस आप चिंता मत करिए। लता ने सब सुन लिया है जानकर दोनों खिसिया से गए, ऊपर से उसकी उदारता भरी बातें सुनकर पिघल भी गए। अरे नहीं बहू, मैं तो यूं ही दुनियादारी की बातें कर रही थी। तुम्हारा सामान भला हम क्यों लेने लगे? लेकिन मन ही मन लता के संस्कारों और विचारों से बड़े प्रभावित हुए दोनों। बोले, कुछ नहीं, क्योंकि सुन रखा था कि बहू की तारीफ उसके सामने नहीं करनी चाहिए, वह बिगड़ जाती है। अब सुशीला जी के व्यवहार में लता के प्रति स्नेह और उदारता, थोड़ी सी नरमी स्पष्ट झलकने लगी थी। लता इससे बहुत प्रसन्न थी। घर का माहौल बड़ा स्नेहपूर्ण हो गया था। पर लता को अभी और एक परीक्षा से गुजरना था। सुशीला जी पैर मुड़ जाने से गिर गई और उनकी टखने की हड्डी में क्रैक आ गया। प्लास्टर लगा और वह 1 माह के लिए बिस्तर पर पड़ गई। सारा घर अस्त व्यस्त हो गया, पर लता ने बड़ी हिम्मत दिखाई। रसोई का अधिकतर काम विभा देख लेती थी, पर सुशीला जी का सारा काम लता स्वयं करती। उनके हाथ मुंह धुलाना, कपड़े बदलवाना, कंघी करना, खाना देना, सब कुछ अपने हाथों से बड़ी खुशी खुशी करती। ना कभी उबती, ना थकती और ना ही किसी काम में नाक भौं चढ़ाती। एक दिन वह माँ जी के कपड़े बदलवा बालों में तेल लगाकर कंघी कर रही थी कि अचानक भैया और चाचा आ गए। उन्हें एकाएक आया देखकर बड़ी प्रसन्न हुई लता। माँ जी की कंघी कर हाथ धोकर आई और चाचा से लिपट गई। लेकिन चाचा और भैया उसे इस तरह देखकर दुखी हो उठे। यह क्या लता, शादी के बाद हमें एकदम भूल ही गई, बताया भी नहीं कि तुम यहाँ हो, चाचा उलाहना में बोले। आपने भी कहाँ सुध ली, कभी आकर माँ पिताजी का हाल भी नहीं पूछा, लता ने भी जवाबी उलाहना दिया। कम से कम फोन ही कर लिया होता, भैया ने कहा, पर यह देखकर झेप गए कि लता के घर में फ़ोन नहीं है। भैया, हम अपने घर में इतने मस्त थे कि बस। इस बीच विभा कुछ मिठाई, नमकीन और चाय ले आई। खाते खाते भैया और चाचा दोनों ने कहा, अच्छा अब राखी पर तो आना ही होगा, हम इसीलिए आए हैं। हम तो जान भी ना पाते कि तुम यहाँ हो, वह तो प्रदीप के पत्र से मालूम हुआ। राखी तो 4 दिन बाद ही है और हमने आपकी राखी डाक से भेज भी दी है। अब आप देख तो रहे हैं कि हमारा आना ना हो सकेगा। अरे नहीं बेटा, ज़रूर जाएगी, इसके पिताजी पहुंचा देंगे। विभा है ना, मुझे देख लेगी, सुशीला जी ने कहा। नहीं भैया, यह नहीं होगा। हम इस हाल में माँ जी को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आप आ जाना ना प्लीज़ राखी बंधवाने। थोड़ी देर और बैठकर दोनों चले गए। लता की सेवा और प्रेम ने तो पहले ही सबका मन जीत लिया था। उस समय जब सब लड़कियां मायके जाने को लालायित रहती है, लता ने जिस स्नेह से बिना कोई शिकायत की मायके का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, सभी उसकी शिक्षा एवं संस्कारों की प्रशंसा किए बिना न रह सके। शाम को ही माँ पिताजी, ताई जी, ताऊ जी माँ जी को देखने और सबसे मिलने आए। अपने साथ फल मिठाइयाँ भी खूब सारे लाए। लता सबसे बड़े प्रेम और आदर से मिली और खूब खातिर की। माँ और ताई जी इस साधारण से घर को देखकर कुछ दुखी अवश्य हुई, पर लता को खुश देखकर उन्हें अच्छा भी बहुत लगा।
सुशीला जी ने जी खोल कर लता के गुणों और स्वभाव की तारीफ की और बार बार माँ और ताई जी से कहती रही कि यह सब आपकी दी हुई शिक्षा और संस्कारों का ही असर है। काफ़ी देर बैठकर जब वे जाने लगे तो ताऊ जी ने कहा, राखी पर हम खुद मोहन को साथ लेकर आएंगे। अब सुशीला जी का पैर काफ़ी ठीक हो गया था। वे थोड़ा थोड़ा चलने भी लगी थी, पर लता उनको 1 मिनट के लिए भी अकेला ना छोड़ती। सब एक दूसरे से काफ़ी हिल मिल गए थे। इसी तरह 2.5 महीने बीत गए। एक दिन प्रदीप का पत्र आया। पत्र रघुनाथ जी के नाम से था। सब उत्सुकता से पत्र सुनने लगे। आपको जानकर खुशी होगी कि मेरा अभ्यास पूरा हो गया है और मुझे 8 दिन के बाद ही अपनी पोस्टिंग पर रिपोर्ट करना है। 2 दिन के बाद पहुंच रहा हूं आप सबसे मिलने और लता को वापस लाने। लता माजी और विभा के मुंह से एक साथ निकला, अरे इतनी जल्दी वापस आ रहे हैं? अभी तो गए थे। रुआसी होकर लता माजी से लिपट गई, अभी तो आप ठीक भी नहीं हुई हैं, कैसे जाऊंगी आपको छोड़कर। सुशीला जी की भी आंखें भर आई और लता को गले से लगाकर उसका सिर सहलाने लगी। अपने संस्कारों के बल पर लता ने अपने सपनों को साकार किया था और अपने घर में प्रेम, आदर और स्नेह से सजा संवार लिया था। समाप्त। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।